प्रिलिमिनरी टेस्ट एक रिकॉग्निशन टेस्ट, आपके क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके सामने, आपको रिकॉग्नाइज करना है। आप रिकॉग्नाइज तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपने रिवाइज नहीं किया हो। पीवाईक्यू को लोग रट लेते हैं, उनको लगता है कि पीवाईक्यू वैसे के वैसे ही रट लो, उससे काम। और दूसरा, वो मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में पागलपन करते हैं। अगर आप 50+ टारगेट नहीं करके अचीव कर पा रहे हैं और वो भी 2 घंटे के अंदर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन योर प्रिपरेशन, यू शुड डिफर योर अटेम्प्ट। तो या तो आपने वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और या किताब नहीं पढ़ी। यहाँ पर यूपीएससी में चलती है सुना है थ्योरी, और सुना है थ्योरी में कि भाई हमने सुना है तो हम यही करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 महीने में आपको करना वो है जो पिछले आपने किया। अगर पिछले 10 महीने कुछ नहीं किया तो ये 2 महीने कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको इस एग्जाम की सीरियसनेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप यहाँ पे झक मारने आए, झक मारिए। आप यहाँ पे किसी कोचिंग वाले का धंधा बनाने आए, धंधा बनाइए। गलत नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मुझे गलियाएंगे, क्योंकि मेरे को गाली मिलती है इस चीज पे। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये जो मूर्ख वर्ग है ना, मैं इसको केटर नहीं करता। तो ये मूर्ख वर्ग मेरे बारे में जो है ऑनलाइन लिखता है, बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मूर्ख वर्ग पैदा ही मूर्ख रहा है। जो यूपीएससी पूछ रहा है और हम किसी के बेकावे में आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी है। इसमें कोचिंग वाले की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो धंधा करने बैठा। वो आपको की डेट में मार्केट में 80% किताबें जो सिलेबस कवर नहीं करती। आप पॉलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो सारी दुनिया पढ़ रही है, लक्ष्मीकांत, उठा के देख ली, 20% सिलेबस कवर करती है, मेंस का 10% सिलेबस कवर करती है, लेकिन किताब बिकती है। दोस्तों, वी हैव पवनीत सर टुडे विद अस। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा गुमराह हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम 150, 200, 300 मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहेंगे, उससे कुछ होता नहीं है। आप साधारण सी चीज देखिए कि आप मॉक से क्या कर रहे हैं। मतलब मैं जितनी बार बच्चों से पूछता हूँ, बच्चा मॉक सॉल्व करता है, 100 में से 20 क्वेश्चन उसको आते हैं, 80 क्वेश्चन उसको आते नहीं है। आप इस चीज़ से वरी नहीं कर रहे हैं कि आपको 100 में से केवल 20 क्वेश्चन आते हैं और 80 नहीं आते हैं, बल्कि आप वो 20 क्वेश्चन जो सॉल्व कर लिए, उसके बाद बैठ के वो 100 के नोट्स बना के उनके एक्सप्लेनेशन के आंसर रट रहे हो। भाई, जो आप आंसर रट रहे हो, आपको लगता है कि यूपीएससी इन्हीं आंसर्स को उठा करके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाएगी? आपको लग रहा है कि कोई 250-300 मॉक टेस्ट उठाकर यूपीएससी हर साल अपने पास रख लेती है और उनके एक्सप्लेनेशन से अपने क्वेश्चन बनाती है? बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि बच्चा गुमराह बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि 2 चीजें करिए। सबसे पहली चीज है कि रिविजन पे ध्यान दीजिए। प्रिलिमिनरी टेस्ट एक रिकॉग्निशन टेस्ट है, आपके क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके सामने है, आपको रिकॉग्नाइज करना है। आप रिकॉग्नाइज तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपने रिवाइज नहीं किया हो। बिल्कुल साइंस है ये पूरी। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सबसे महत्व रोल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलता है, अंदाजा मिलता है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बना रहा था तो उसके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। अब एक उदाहरण के तौर पर देखिए कि अगर मान लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर सवाल यूपीएससी देता है और उस सवाल में वो ये कहता है कि इंडस वैली के लोग, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कि वहां पर कॉटन की कल्टीवेशन होती थी या नहीं होती थी, तो आपको ये स्टेटमेंट से क्या समझ आ रहा है? अब आप अगर ये कहेंगे कि भाई हम इंडस वैली में कॉटन पढ़ेंगे, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। अगर वो कॉटन के बारे में पूछ रहा है, कॉटन एक क्रॉप है, तो आपको ये चीज समझनी है कि एंशिएंट इंडिया में जितनी भी क्रॉप्स हैं, चाहे वो इंडस वैली में हो, वैदिक में हो, उसके आगे के पीरियड्स में हो, आपको ये चीज समझनी है कि यूपीएससी आपसे ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एस्पेक्ट हिस्ट्री में फ्यूज करके पूछ रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आप खुद ही अपना इंटरेक्ट करके पीवाईक्यू से अंडरस्टैंड करके खुद ही ले सकते हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी इस चीज के ऊपर काम करता है और पीवाईक्यूज को इस नजरिए से देखता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कभी भी प्रीलिम में दिक्कत आएगी। पर प्रीलिम में दिक्कत आने का कारण ये होता है, नंबर 1, पीवाईक्यू को लोग रट लेते हैं, उनको लगता है कि पीवाईक्यू वैसे के वैसे ही रट लो, उससे काम हो जाएगा। और दूसरा, वो मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में पागलपन करते हैं। तो ये 2 कारण हैं जिसमें 99% जनता हर साल प्रीलिम में फेल होती है। ये मॉक टेस्ट का सबसे सही तरीका ये है कि आप सिम्युलेटेड कंडीशन में 2 घंटे में उसको सॉल्व कीजिए। टारगेट आप ये लेके चलिए कि आपके 50 से अधिक क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। अगर आप 50 से अधिक क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, 50+ होने चाहिए, 50+ जो कट ऑफ होती है, आप कोई भी कैटेगरी को बिलोंग करें, आप टारगेट 50+ लेके चलिए। अगर आप 50+ टारगेट नहीं करके अचीव कर पा रहे हैं और वो भी 2 घंटे के अंदर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। और यहाँ पर मेरे को लगता है कि 10% से ज़्यादा एस्पिरेंट जो हैं इस मोमेंट पर ये काम करते ही नहीं है। उनका काम सारा यही है कि भाई हमने 150 मॉक पकड़ लिए हैं, हम 150 मॉक सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब ये है कि बस उनको एक बार लगा लेंगे, जब लगा लिया उसके बाद जो 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हमारे को आंसर हुए, ठीक है, बाकी 75-80 क्वेश्चन जो हमारे को नहीं आते थे, उन क्वेश्चन को हम बेसिकली उनके एक्सप्लेनेशन के नोट्स बना के रट लेंगे। अच्छा, रेसिपी फॉर फेलियर है, आप ट्राई करके देख लीजिए। आपको यहाँ पर 50 नेट करेक्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, आपका स्कोर 100+ होना चाहिए। प्लस होना चाहिए। अगर 100+ का टारगेट किसी भी मॉक में आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, चाहे वो एनसीईआरटी का मॉक हो या किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक किताब का भी मॉक हो, तो या तो आपने वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और या किताब नहीं पढ़ी है। पर हम उस लर्निंग फेज में कभी आते ही नहीं है। लर्निंग फेज नहीं आता। तो हमारे को क्या है कि एक भेड़ चाल है, क्योंकि हमने सुना है
यहाँ पर यूपीएससी में चलती है सुना है थ्योरी, और सुना है थ्योरी में कि भाई हमने सुना है तो हम यही करेंगे, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 महीने में आपको करना वो है जो पिछले 10 महीने में आपने किया है। अगर पिछले 10 महीने कुछ नहीं किया तो ये 2 महीने कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, ये 2 महीने का पूरा पीरियड है सिर्फ रियलाइजेशन करने का कि आप यहाँ पर रिविजन कर सकते हैं, पीवाईक्यू मैपिंग कर सकते हैं, पीवाईक्यू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करके एग्जामिनर के माइंडसेट को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं तो ठीक है। पीवाईक्यू की मैपिंग कैसे करेंगे सर? पीवाईक्यू की मैपिंग सिंपल है कि आप कोई भी पीवाईक्यू की बुक उठाइए, पीवाईक्यू की बुक में आपका सबसे पहला पर्पस ये होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को आप समझिए, एक एक लाइन को समझिए कि वो लाइन वहां पर क्यों लिखी है, उस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, वो लाइन यूपीएससी ने ही क्यों पूछी, उस समय एग्जामिनर उस लाइन से क्या वहां पर समझना चाह रहा था आपसे। तो अगर आप इस नजरिए से पीवाईक्यू को ऑब्जर्व करेंगे तभी आप पीवाईक्यू की सफलता प्राप्त कर पाए। पीवाईक्यू का सबसे सिंपल हेल्प यही है कि वो आपको ये बताता है कि एग्जामिनर जब सिलेबस से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो उसके माइंड में क्या चल रहा है क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन फ्रेमिंग की पूरी एबिलिटी आप वहीं से डिसाइफर कर सकते हो। मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पीवाईक्यू इज योर एंट्री इनटू द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। अगर आप पीवाईक्यू को उस नजरिए से देखते हैं, इट इज दैट एंट्री पॉइंट, इट इज दैट पासपोर्ट दैट अलाउज यू टू एंटर इनटू द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करके 20 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं, 80 क्वेश्चन आपने ना जीवन में देखे हैं ना सुने हैं, और उन 80 क्वेश्चन को आप जो है उसके एक्सप्लेनेशन को रट के बैठेंगे ये सोच के कि यूपीएससी भी उन एक्सप्लेनेशन के उठाकर जो है क्वेश्चन बनाएगा, तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। तो ये अगर आपका पर्पस है मॉक को लेकर तो फिर आप कुछ अचीव नहीं कर रहे। आप मॉक अगर सॉल्व करना चाहते हैं, आप टारगेट लेके चलिए कि 50 से अधिक क्वेश्चन करेक्ट हर मॉक में होने चाहिए। अगर फरवरी एंड में इस मोमेंट पर मार्च के महीने में अगर आप 50 से अधिक क्वेश्चन एक मॉक के अंदर करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन योर प्रिपरेशन, यू शुड डेफर योर अटेम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ये पूछता है पॉलिटी में कि प्रीएम्बल की अमेंडेबिलिटी को लेकर, तो वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि भाई प्रीएम्बल अमेंडेबल है या नहीं है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उनमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या डॉक्ट्रिन है। आप इस लार्जर थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। वो आपसे प्रीएम्बल में कोई फैक्ट नहीं पूछने की कोशिश कर रहा है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इनहेरेंट फीचर है। सिमिलरली अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया की या मॉडर्न इंडिया की, मॉडर्न इंडिया में अगर मान लीजिए कि वो क्वेश्चन पूछता है इस चीज़ को लेकर कि भाई कौन से जो पर्सनैलिटी थे वो कौन से पर्टिकुलर मूवमेंट में एसोसिएटेड थे या नहीं थे, नॉन कोऑपरेशन हो या सिविल डिसोबीडियंस हो, तो उससे उद्देश्य उसका ये है, ये नहीं पूछने का जैसे लोग यहाँ पर परसीव करते हैं कि भाई कोई सी भी पर्सनैलिटी वो पूछ रहा है अब हम कैसे करें। भाई आप सिर्फ कोई सी भी पर्सनैलिटी नहीं है वो, आप वो ये चीज़ को समझिए कि उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को अगर वो नॉन कोऑपरेशन या सिविल डिसोबीडियंस या किसी और मूवमेंट में पूछने की कोशिश कर रहा है तो वो ये जानना चाह रहा है कि उस मूवमेंट में इंक्लूसिविटी कितनी थी, कितने लोग कितने वर्गों से जुड़ पा रहे थे। अगर आप इस सोच के तहत काम करेंगे तो आप चीज़ को समझेंगे। बट वही बात है कि ये पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस लोगों का पीवाईक्यू को लेकर आता ही नहीं है कभी, क्योंकि हमने पीवाईक्यू को उस तरीके से कभी समझा ही नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू को लेकर ये होता है कि भाई पीवाईक्यू है उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके उसके बाद उसका आंसर रट लो, हो जाएगा। तो जब ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं बच्चे। भाई ये 90% बच्चा यही कर रहा है और यही 90% बच्चा हर साल फेल भी हो रहा है। सही बात है। तो यही रीजन है क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गलती हो कर रही है। सर आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा क्योंकि एक आपकी भी बुक है मार्केट में जो 47 ईयर्स की पीवाईक्यू है, जो मेरे पास अभी इस वक्त है। सर की ये लिखी हुई 47 ईयर्स की पीवाईक्यू, सर हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीवाईक्यू विच आर अवेलेबल करेंटली इन मार्केट? देखिए 2 प्रकार का डिफरेंस है यहाँ पर। पहला है कि बहुत सारी जो एग्जिस्टिंग किताबें हैं उसमें 1979 से क्वेश्चंस नहीं है, तो एक किताब का यूएसपी है कि हमारे पास 1979 से क्वेश्चन है। दूसरी बात, मार्केट में डेफिनेटली कई किताबें हैं जो 1979 से भी आज की डेट में दे रही हैं, जिन्होंने इसी किताब से कॉपी करके किताबें बनाई हैं। बट उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सीधा 1979 से लेकर अब तक के पेपर्स दे दिए हैं सिर्फ, तो वो ईयर वाइज पेपर दे दिए हैं 1979 से उन्होंने। तो हमने यहाँ पर जो फर्क किया वो ये है कि हर टॉपिक हर सब्जेक्ट के अंदर माइक्रो सेग्रीगेट करके उसके माइक्रो टॉपिक्स के बेसिस पे हमने क्लासिफाई करके आपको कंटेंट दिया है। तो अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको पॉलिटी में प्रीएम्बल के 79 से लेके अब तक के क्वेश्चन, आप अगर एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं तो मौर्य के लेके 1979 से लेके अब तक के क्वेश्चन आपको सब एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के सब टॉपिक को यहाँ से उठाइए और उसके पीवाईक्यू को यहाँ पर पढ़िए। यूनिक पब्लिकेशन की है ये बुक और बहुत अच्छी बनी हुई है, मतलब इसकी क्वालिटी भी अच्छी, पेपर की क्वालिटी अच्छी है। तो आप सभी स्टूडेंट इसको रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में ये फ्रीली अवेलेबल है, मतलब
ये मार्केट में अवेलेबल है हर एक दुकान पे। लास्ट के 2 महीने मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 ही चीज़ों पे फोकस करना है। एक इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए, टारगेट लेके चलिए कि 4 से 5 मल्टीपल रिवीजन हर सब्जेक्ट की आप कर लें। और दूसरा ये इंश्योर करें कि आप जितना करंट अफेयर्स को फ्यूज करके अपने स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ बढ़ें, उतना आपकी प्रिपरेशन शार्पनेस इस मोमेंट पर लाएगी। तो आपको इस टाइम पे स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है और स्मार्ट रिवीजन करनी है, ये 2 चीज़ों पे ध्यान दें। मैं अनफॉर्चुनेटली ऐसे विद्यार्थियों को सीरियस नहीं मानता और ना मैं ऐसे लोगों को भाव भी देता हूँ, क्योंकि जो विद्यार्थी इस एग्जाम की तैयारी के लिए आ रहा है ये कह के कि चलो मैं मौज मस्ती में देखता हूँ कि पेपर देना है, तो पहली बात तो आप बेसिकली माफ़ कीजिएगा लेकिन मेरे हिसाब से आप मूर्ख हैं। आपको इस एग्जाम की सीरियसनेस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप यहाँ पे झक मारने आए हैं, झक मारिए। आप यहाँ पे किसी कोचिंग वाले का धंधा बनाने आए हैं, धंधा बनाइए, पहली बात। तो दूसरी बात ये है, जो बंदा सीरियस है वो सीरियस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि प्रीलिम से पहले आपकी मेंस की पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट है। अगर आपने एथिक्स, ऐसे, ऑप्शनल, बाकी जीएस के सारे पेपर्स के सारे सब्जेक्ट्स प्रीलिम से पहले तैयार नहीं करे हैं, इनमें से कुछ भी बचा है और आप प्रीलिम दे रहे हैं, तो प्रीलिम देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रीलिम देके अगर आप पास भी हो जाते हैं मेंस में आप पक्का फेल होंगे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हर चीज़ एक स्ट्रेटेजिक तरीके से चलती है। यहाँ पर कोई हैपेजर्ड चीज़ें नहीं है कि मनमर्जी उठी आज हम पेपर दे देंगे, आज हम जाके देखते हैं। हमारे घर वाले कह रहे हैं, अरे आपके घर वाले आईएएस हैं जो आपको बता रहे हैं, वो पापा की मतलब चाय की टपरी है आपकी और वो आपको कह रहे हैं कि पेपर दे दो, जाके देख लो एक बार, देखने में क्या होता है, उनके साथ जाके बैठ जाओ। बिल्कुल। तो ये मतलब मजाक नहीं लेना चाहिए। नहीं सर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं और ये इस बात को सुन के बहुत सारे बच्चे इसको अप्रिशिएट करेंगे। आप गलत नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मुझे गलियाएंगे, क्योंकि मेरे को गाली मिलती है इस चीज़ पे। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये जो मूर्ख वर्ग है ना, मैं इसको केटर नहीं करता। तो ये मूर्ख वर्ग मेरे बारे में जो है ऑनलाइन लिखता है, बोलता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मूर्ख वर्ग पैदा ही मूर्ख रहेगा, ठीक है ना। ये रिजल्ट वाले नहीं है, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट को रिजल्ट लाते हैं, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट का जिनका रिजल्ट आया है और जिनका आगे भी आएगा। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि अनलाइक अदर टीचर्स ना, मैं बहुत 5% कैटेगरी को केटर करता हूँ, बाकी पूरी फ्रेटर्निटी यूपीएससी के सारे टीचर 95% फ्रेटर्निटी को केटर करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा गाली मुझे पड़ती है, दूसरों को नहीं पड़ती है। तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे बारे में जो लिखना ऑनलाइन लिखो, जो करना है करो, मुझे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने पे भरोसा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि 13 साल से मेरे से पढ़ के लड़के निकल रहे हैं, तरीके से लड़के निकले भी हैं और आगे भी निकलेंगे। बाकी चॉइस आपका है कि अगर कोई बंदा कोचिंग के बहकावे में आकर कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, तो पहली बात मानसिक परिस्थिति उसकी थोड़ी कमजोर है। दूसरी चीज ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर कोचिंग के बहकावे में नहीं आते, वो आते हैं ये फर्जी टॉपरों के इंटरव्यू सुन के, और वो फेक टॉपरों के फेक इंटरव्यू सुन के उसके बहकावे में आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि अगर आप इतने मानसिक तौर पर कमजोर हैं कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात सुनना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, जिस व्यक्ति की प्रिपरेशन कैसे हुई, क्या हुई, आपने कभी देखा ही नहीं, तो आप अगर उसके बहकावे में आकर अपनी प्रिपरेशन को पूरा यहाँ पर अट्यून करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपकी मेंटल प्रॉब्लम है। आपके पास यूपीएससी ने अपने वेबसाइट पे सिलेबस दिया हुआ है, आपके पास यूपीएससी ने अपने वेबसाइट पे पीवाईक्यू दिया हुआ है। अगर आप वेबसाइट पे जाकर पीवाईक्यू को एनालाइज करके, सिलेबस को एनालाइज करके आज की डेट में अपना असेसमेंट नहीं कर सकते कि हमें बेसिकली करना क्या है जो यूपीएससी पूछ रहा है, और हम किसी के बहकावे में आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी है। इसमें कोचिंग वाले की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो धंधा करने बैठा, वो आपको लूटेगा ही लूटेगा। ये भी किताब खरीदने से पहले उस किताब के टेबल ऑफ कंटेंट को दुकान पे जाकर खड़े होकर देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट को देखिए, और साथ में सिलेबस को खोल के रखिए, और साथ में पीवाईक्यू को खोल के रखिए। आधा घंटे का काम करके रखिए। ये तीनों चीज़ों की मैपिंग अगर हो रही है, अगर वो किताब के टेबल ऑफ कंटेंट में सिलेबस कवर हो रहा है, अगर वो किताब के टेबल ऑफ कंटेंट में पीवाईक्यू आंसर हो रहे हैं, तब किताब खरीदिए। वरना ब्लाइंडली अगर मैं कह रहा हूँ कि ये किताब खरीद लीजिए या कोई फलाना कह रहा है किताब खरीद लीजिए, मत खरीदिए। सिलेबस कवर हो रहा है क्या? सिलेबस कवर नहीं भी होता, ऐसी भी बुक है क्या मार्केट? आज की डेट में मार्केट में 80% किताबें हैं जो सिलेबस कवर नहीं करती। आप पॉलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट किताब जो सारी दुनिया पढ़ रही है, लक्ष्मीकांत, उठा के देख लीजिए, 20% सिलेबस कवर करती है, मेंस का 10% सिलेबस कवर करती है, लेकिन किताब बिकती है, 40,000 कॉपी वो पब्लिशर बेच रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा खरीद रहा है, अंधाधुन खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि किसी को ये चीज़ की परवाह नहीं है। फिर फेल हो जाएंगे तो बोलेंगे कि यार हमने तो ये किताब पढ़ी थी, फेल हो जाएंगे फिर बोलेंगे यार यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, फेल हो जाएंगे फिर बोलेंगे कि भाई कोचिंग वाले ने कुछ नहीं कराया। तुमने क्या किया? तुमने जब वो किताब खरीदी थी, तुमने उसका टेबल ऑफ कंटेंट, पीवाईक्यू और सिलेबस को मैप करके आधा घंटा खर्चा है वहाँ पे। वो करने के बजाय तुम किसी फजूल के बेवकूफ़ को इंटरव्यू सुन के उसका जो है किताब खरीद लिया जाकर, और फिर तुम बाकी फिर एक्सटर्नल लोकस ऑफ ब्लेम डालते हो कि भाई ये फलाने एक्टर जो है इनको ब्लेम करना चाहिए। तो विद्यार्थी की उतनी ही गलती है अपने फेलियर में, जब तक उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। सर मैं इसलिए ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद देखता हूँ बच्चों को, बहुत बड़ी संख्या बच्चों की ऐसी है जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास, बट ऐसे बच्चों के लिए मैंने हाल ही में देखा था आपकी एक बुक आई है। सॉरी सर, इसके बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि ये बुक कहीं ना कहीं बच्चों को उस
प्रॉब्लम से निकालने के लिए सपोर्ट कर सकता है। मतलब घर बैठे वो खुद के मेंटोर बन जाएं, खुद को अपने आप को समझ लें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पूरा शेड्यूल प्लान हो, स्टडी प्लान हो। उसके लिए एक बुक आपकी सर ये है जो मैंने 2 दिन पहले देखी थी, मेंटरशिप फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सर की ये बुक उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, जो दिल्ली नहीं आ सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते इवन ऑनलाइन, वो अपनी सेल्फ एनालिसिस करके इस बुक को पढ़ के एक रोड मैप दे सकते हैं। सर आप सॉरी आपको डिस्टर्ब करूंगा इस बुक के लिए, इस बुक के बारे में बताइए क्या है, कैसे काम करेगा बच्चों को, और बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। देखिए, मैंने आज से 2 साल पहले अपने प्लेटफॉर्म पे एक बच्चों के साथ मेंटरशिप का प्रोग्राम लॉन्च किया था। अच्छा। उस मेंटरशिप के प्रोग्राम का जो मेरा एक्सपीरियंस था 1 साल का, जिसमें मैंने उनको व्हाट्सएप बेस्ड मेंटरशिप दी थी, पर्सनलाइज गाइडेंस दी थी, वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मैंने इस किताब में निचोड़ के डाला है। बहुत बढ़िया। इस किताब में मैंने क्या किया है कि जो बच्चे को गाइडेंस चाहिए होती है 6 महीने में कि हमें प्रीलिम के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब रिवाइज करना है, कितना रिवाइज करना है, इस किताब में एक चीज़ मैंने एंड में भी दी है और इसके मैंने बच्चों को स्टार्टिंग में भी बताया, जैसे कि ये मंथली रिवीजन ट्रैकर, इसके साथ साथ आपके जो ये शीट्स होते हैं जिनको मैं कहता हूँ डेली प्लानिंग लॉग, मंथली रिवीजन ट्रैकर, वीकली प्रोग्रेस समरी, इसके साथ साथ आपकी जो कंसोलिडेशन शीट है, PYQ ट्रिगर्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये बच्चों को इसके प्रिंटआउट्स लेके और जो यहाँ पर मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किए, हाँ, इसका बेसिकली फोटोकॉपी लेके और जो चैप्टर में जहाँ पर आपको मैंने ये चीज़ें करने को बोली है वहाँ पर आपको करना है। बेसिकली ये मैंने क्यों लिखी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मैंने मेंटरशिप का प्रोग्राम अपना लॉन्च किया था प्लेटफॉर्म पे, उसकी फीस थी 30,000 रुपये। अच्छा। और यहाँ पर वही चैलेंज आता है कि बहुत सारे बच्चे 30,000 नहीं दे सकते। अब ये मात्र 200-250 रुपए की किताब है। बिल्कुल। और वही चीज़ आपको अगर यहाँ पर मिल रही है, अब सवाल वही उठता है इस मोमेंट पे, मुझे पता है जो मेरे स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर भी प्रीलिम निकाला था, वो कहते हैं कि उनकी प्रीलिम की प्रिपरेशन 2 लेवल ऊपर चली गई है इस किताब आने के बाद। तो ठीक है, जिसको फायदा मिल रहा है वो फायदा ले रहा है, जिसको नहीं फायदा लेना है वो ना ले, वो सबका अपना चॉइस है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इस बुक को पढ़ के अगर सही से बच्चे फॉलो करें तो देयर इज हाई चांस कि वो सेल्फ स्टडी एक सेल्फ प्लान करके एक रोड मैप बना के चीज़ों को लेगा। बाकी रिसोर्सेज तो मार्केट में ही है सर, सभी जानते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सर से मिलने का बस मेरे 2 ही वजह थे, क्योंकि सर बहुत बातें जो कहते हैं वो लोगों को बुरी ज़रूर लगती है, लेकिन इनकी बातों का वज़न होता है, मतलब होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सर के साथ कनेक्टेड हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर साल नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सर को आपकी प्रॉब्लम पता है, इसीलिए सर ने जो बुक निकाली है मेंटरशिप वाली, मैंने खुद पढ़ा है और मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि ये बुक आप सभी का काम आएगी। साथ में PYQ तो आप जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट और बेस्ट डिफाइंड है, मतलब जो तरीके से इसमें चीज़ें बताई गई हैं, दैट विल रियली हेल्प यू आउट फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC प्रीलिम 2026। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक्स सर। बस